हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम के जो न्यूमेरिकल्स का लास्ट पार्ट है, ठीक है, लेक्चर नंबर 6 हम देखने वाले हैं। मॉड्यूल ए यूनिट 1 का पार्ट 6। इसमें हमें इसके पहले पार्ट में हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। हमने फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स देखे थे जो आपके मैकमिलन के बुक में दिए हैं। ये पार्ट से हम एग्जाम्पल 6 से आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट में बेसिकली आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स बिजनेस वाला, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। हमारे चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CIIB का जो न्यू सिलेबस का भी एग्जाम होने वाला है 10 जून से, उसके लिए सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक। सो बने रहिएगा। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हो। स्टूडेंट्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6। योर फॉरेन करस्पॉन्डेंट मेंटेनिंग अ नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट विथ योर बैंक wants to fund his account by purchase of 30 million rupees against US dollar, assuming that USD/INR interbank market is at 68.2550/2650. What rate would be quoted to the correspondent ignoring exchange margin? Calculate amount of USD you would receive in your USD Nostro account if the deal is struck. देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल सेक्शन चालू किया था तो तब मैंने आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। मैंने आपको कहा था कि जब आप फॉरेक्स बिजनेस के, फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स करोगे तो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो वो चीज़ें एक बार हम रिवाइज करते हैं विद इन 1 मिनट। जो स्टूडेंट्स ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट इसके पहले जो पार्ट है न्यूमेरिकल्स का पार्ट 5 वो आप पहले देखिएगा। और अगर आपने थियोरी पार्ट नहीं देखा है तो आपको हमारी BFM की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, तो वहाँ पे जाके आप वो सभी लेक्चर्स देख सकते हो। देखिए, जब हम फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो बाय लो सेल हाई, ये सबसे पहली बात हमें ध्यान में रखनी है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो सस्ते में खरीदते हैं और उसे महंगे में बेचते हैं। तो यही चीज़ें हम करेंगे जब हमारे देश में पैसा आएगा, जब हम डॉलर को, आजकल क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हम डॉलर में ही कर रहे हैं ना, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट कोडिंग है वो डॉलर में ही अवेलेबल है। तो जब हम डॉलर को बाय करेंगे तो हम सस्ते में बाय करेंगे, जो रेट कोड दिया रहेगा उसमें सस्ता वाला लेंगे, और जब हम उसे बेचेंगे, व्हेन वी आर सेलिंग डॉलर, तो तभी हम उसे महंगे में बेचेंगे। ये है पहली चीज़ ध्यान रखने वाली। दूसरी चीज़, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 3 चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, हर एक क्वेश्चन में ये आने के चांसेस है। वो है स्पॉट रेट, मार्जिन और प्रीमियम। हर क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में आपको स्पॉट रेट दिया रहेगा और आप एज अ बैंक यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, आप एज अ बैंक यहाँ पे वर्क कर रहे हो, तो आप अपना खुद का मार्जिन निकालोगे और फिर आप प्रीमियम जोड़ दोगे। अगर उसकी फ्यूचर डेट में पेमेंट हो रही है तो उसका प्रीमियम आप जोड़ोगे। तो 2 टाइप के रहते हैं फॉरेन, जब फॉरेक्स के क्वेश्चन है तब 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो एक्सपोर्ट वाला, एक तो इम्पोर्ट वाला। जब आप एक्सपोर्ट बिल या एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, या आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी परचेस, बाय या एक्सपोर्ट ऐसे वर्ड्स दिखे, तो आप समझ जाइए वहाँ पे आप बाइंग का रेट लगाओगे, क्योंकि एक्सपोर्ट जब आप चीज़ें देश से बाहर भेज रहे हो तो डॉलर आपके पास आ रहा है, करेंसी जो मनी है वो देश में आ रहा है, पैसा, मतलब आप वो डॉलर को बाय करोगे, तो वो केस में आप स्पॉट रेट में मार्जिन घटाओगे और प्रीमियम ऐड करोगे, ठीक है, मार्जिन सब्ट्रैक्ट करोगे और प्रीमियम ऐड करोगे, ठीक है। और दूसरा क्या था, और यही केस में आप स्पॉट कौन सा रेट लोगे, स्पॉट रेट लो वाला लोगे, ठीक है, क्योंकि बाय लो सेल हाई। और जब इंपोर्ट बिल रहेगा या सेलिंग ऐसा कुछ वर्ड रहेगा आपके क्वेश्चन में, या सेल अकाउंट ऐसा कुछ रहेगा, तो ये केस में आप इंपोर्ट करोगे चीज़ें बाहर के देश से, तो वो केस में आप पैसा बाहर भेजोगे, मतलब आपको वो देश की करेंसी में उनको पेमेंट करना है, तो बाहर के देश की करेंसी में आप डॉलर में पेमेंट करोगे, तो पैसा देश से बाहर जा रहा है, मतलब हम सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग हो रहा है डॉलर का, तो वो केस में आप स्पॉट रेट जो है वो हाई वाला लगाओगे, बाय लो सेल हाई, मतलब हाई वाला स्पॉट रेट लगेगा, और वो केस में मार्जिन हम ऐड करेंगे और प्रीमियम भी ऐड करेंगे, ठीक है, अगर फ्यूचर डेट में पेमेंट हो रहा रहेगा। अगर TT में, टेलीग्राफिक ट्रांसफर में आपका पेमेंट हो रहा है तो प्रीमियम आपके केस में नहीं आएगा, सिर्फ स्पॉट रेट और मार्जिन आएगा, ठीक है। यही कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अभी इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन एग्जाम्पल 6। देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है कि एक आपका फॉरेन करस्पॉन्डेंट है जो आपका नॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेन कर रहा है इन रुपी, ओके, विथ योर बैंक, एंड ही वांट्स टू फंड हिज अकाउंट बाय परचेस ऑफ 30 मिलियन रुपीज़, मतलब वो 30 मिलियन रुपीज़ खरीदना चाहता है अगेंस्ट डॉलर। मुझे एक बात बताइए, अगर फॉरेन से कोई आपका पर्सन है, आपका जो
कस्टमर है वो 30 मिलियन डॉलर खरीदेगा तो वो किसके अगेंस्ट खरीदेगा, यूएस के अगेंस्ट, तो वो डॉलर देगा तभी तो वो 30 मिलियन डॉलर खरीद पाएगा। तो इसका मतलब है कि वो डॉलर में उसका पेमेंट करेगा और उसके बदले में वो 30 मिलियन डॉलर खुद परचेस करेगा, मतलब डॉलर हमारे कंट्री में आ रहा है। तो ये बाय वाला केस हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक समझा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो 30 मिलियन रुपीज़ खरीदना चाहता है 30 मिलियन रुपीज़, तो वो परचेस तभी करेगा ना, सपोज़ वो यूएस में है और हम है इंडिया में, वो अपने से 30 मिलियन डॉलर खरीदना चाहता है, तो वो उसको उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो अपने करेंसी में देगा, तो वो डॉलर हमें देगा ना, 30 मिलियन डॉलर के हिसाब से कुछ जो भी डॉलर का वैल्यू होता है वो हमें देगा, तभी तो वो उसका 30 मिलियन डॉलर उसको खरीद पाएगा। तो यह केस में डॉलर हमारे देश में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बाय, हम डॉलर बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे वो बाय वाले रेट में करेंगे, मतलब बाय लो, तो हम जो कोटिंग दी है उसमें लो वाली वैल्यू लेंगे। अज्यूमिंग दैट USD/INR इंटरबैंक मार्केट इज एट 68.2550/2650, ठीक है। तो आपको इंटरबैंक रेट क्या दिया है USD/INR का, देखिए USD/INR का आपको इंटरबैंक रेट दिया है 68.2550/2650। अभी मैंने क्या बोला था, ये चार डिजिट को रिप्लेस करेंगे, ये है बाय वाला रेट, ये है सेल वाला रेट। तो मैंने पहले ही बोला था कि डॉलर हमारे कंट्री में आ रहा है, इसका मतलब हमें लो वाला रेट लेना है। तो यहाँ पे हम कौन सा रेट लेंगे, 68.2550, ठीक है। आगे क्या बोला है, इग्नोरिंग द एक्सचेंज मार्जिन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ USD यू वुड रिसीव इन योर USD नॉस्ट्रो अकाउंट इफ द डील इज स्ट्रक, ठीक है। तो अगर डील स्ट्रक हुआ, अगर आप ये डील हुआ कंप्लीट, तो उसे कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है, कितने USD वो अपने को देगा, यही पूछा है, ठीक है। देखिए मुझे अब एक बात बताइए वो 30 मिलियन रुपीज़ खरीदेगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि उसे 30 मिलियन रुपीज़ की जो वैल्यू है ना, उसके अगेंस्ट में कुछ तो डॉलर हमें देना पड़ेगा, तभी तो वो ये अमाउंट खरीद पाएगा। तो मतलब उसे 1 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डॉलर, इसकी वैल्यू अगर पता होगी तभी तो वो ये ट्रांजैक्शन करेगा ना। जब हमेशा हम क्या करते हैं, $1 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपी, ये हमें दिया रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए आपको जो कोटिंग दिया है, हमें हमेशा डायरेक्ट कोटिंग करते हैं ना, कुछ कंट्री है जो वो छोड़ के बाकी के सब कंट्री डायरेक्ट कोटिंग करते हैं। तो USD/INR की वैल्यू ये जो दी है ये क्या है, ये एक डॉलर की वैल्यू है ना, $1 की वैल्यू है, एक लो वाली है, एक हाई वाली है, ठीक है, एक बाइंग वाली, एक सेलिंग वाली है। लेकिन यहाँ पे फॉरेन के कंट्री में बैठा हुआ पर्सन खुद 30 मिलियन रुपीज़ खरीदना चाहता है, तो वो डॉलर देगा अपने को, तो उसको 1 रुपये इज इक्वल्स टू कितना डॉलर, ये वैल्यू उसको चाहिए, मतलब यहाँ पे उसको इनडायरेक्ट कोट चाहिए, ठीक है। तो अगर हमें ये वैल्यू पता चली, मतलब 1 रुपये इज इक्वल्स टू कितने डॉलर अगर पता चला, तभी तो वो 30 मिलियन रुपए के हिसाब से कितने डॉलर अपने को देगा, ये हमें वैल्यू पता करनी है, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझा। तो मुझे बताइए यहाँ अभी हम रेट कौन सा लेने वाले हैं, 68.2550, ये क्या है, ये $1 की वैल्यू है ना, रुपीज़, $1 इज इक्वल्स टू 68.2550 है, $1 की वैल्यू है 68.2550, तो मैं 1 रुपये की वैल्यू निकाल सकती हूँ, कितने डॉलर निकाल सकती हूँ। मुझे क्या करना है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर इसको इन्वर्ट्स करूँगी, मतलब देखिए मैं फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको समझे, $1 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 68.2550 है। तो अगर ये वैल्यू है तो मैं लिख सकती हूँ 1 रुपी इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये 68.250 यहाँ पे आएगा ना डिनोमिनेटर में, मैं ऐसा लिख सकती हूँ 68.2550, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू डॉलर, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये इंटू दिस इज इक्वल्स टू इंटू 1 ना, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई की, तो ये डिनोमिनेटर में आएगी 1/68.250 डॉलर इज इक्वल्स टू 1 रुपी। क्या मैं ये बोल सकती हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे 1 रुपये की वैल्यू मिली, ₹1 इज इक्वल्स टू 1/68.2550, ये क्या मिली मुझे, 1 रुपये की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो मुझे 1 रुपये इज इक्वल्स टू कितना डॉलर अभी पता चल गया, और मुझे निकालना क्या है, उसको 30 मिलियन डॉलर परचेस करना है ना, जो फॉरेन में बंदा बैठा है, नॉस्ट्रो रुपी अकाउंट जिसके साथ है, तो उसको 30 मिलियन परचेस करने हैं, ठीक है। 1 रुपये की वैल्यू है इतना डॉलर, तो 30 मिलियन रुपए की वैल्यू कितनी है, मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर में 30 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, 68.2550 इंटू 30 मिलियन,
देखिए मिलियन पे हमेशा 6 जीरो रहते हैं 1 मिलियन पे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर होगा। कैलकुलेट करते हैं, देखिए 30 मिलियन डिवाइडेड बाय 68.2550। देखिए क्या आंसर आया आपका 43, इफ इट इज़ विजिबल टू यू 439528.239, ठीक है। यही आपको आंसर बोला है यहाँ पे, देखिए यही आंसर है आपका 439528.24, ठीक है। आपको 2 डिजिट लिया है 439528.24, ठीक है। यहाँ तक समझा। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे उनको रुपी में परचेस करना था, तो इसीलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली 439528.24 डॉलर। इतने में उसे इतने डॉलर देना पड़ेगा अपने को, तभी वो 30 मिलियन रुपीज़ खरीद पाएगा, ठीक है। वो 30 मिलियन रुपीज़ खरीद पाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। मिस्टर बीसीडी वॉन्ट्स टू रेमिट JPY मतलब जैपनीज ईयर 100 मिलियन बाय TT स्पॉट एज अ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट इनवॉइस गिवन दैट USD/INR, इसका आपको कोटिंग दिया है 68.2500/2600 और आपको USD का जैपनीज येन के अगेंस्ट भी कोड दिया है, ये वैल्यू दी है, मार्जिन दी है 0.15% इज टू बी लोडेड टू एक्सचेंज रेट, कैलकुलेट रेट टू बी कोटेड एंड रुपी अमाउंट टू बी डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस BCD, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन देखने के बाद देखिए मैंने आपको क्या बोला था, पहले तो आपको देखना है ये बाइंग वाला है या सेलिंग वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाय सेल, परचेस सेल, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए मुझे वर्ड दिखा इंपोर्ट, तो मैं यहाँ मुझे पता चल गया इंपोर्ट है मतलब डॉलर देश से बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा वाला आ गया? सेलिंग वाला केस आ गया, ये सेलिंग वाला केस आ गया। तो ये केस में देश से बाहर पैसा जा रहा है, तो मेरा जो कोटिंग का रेट रहेगा वो हाई रहेगा, क्योंकि मैं सेल हमेशा हाई पे ही करूँगी। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे जैपनीज़ येन रेमिट करने 100 मिलियन जैपनीज़ येन मुझे देश से बाहर भेजने हैं, लेकिन क्या मुझे जैपनीज़ येन का रुपीज़ के केस में पता है क्या रिलेशन है? नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगी, देखिए मुझे रुपीज़ का USD के साथ रिलेशन पता है और जैपनीज़ येन का भी USD के साथ, डॉलर के साथ पता है, तो इसको मैं बेसिकली क्रॉस रेट के जैसे यूज़ करके, जो हमने लेक्चर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट देखा था क्रॉस रेट, वैसा यूज़ करके मैं इसका कैलकुलेशन करूँगी और फिर मैं जो जितना भी रुपये अमाउंट मुझे डेबिट करना है, मुझे जैपनीज़ येन के हिसाब से भेजना है, वो मैं कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। देखते हैं, देखिए बेसिकली यहाँ पे अभी हम यूज़ करेंगे क्रॉस रेट मैकेनिज्म, ठीक है। देखिए आपको क्या दिया है, मैंने यही सेम क्वेश्चन लिखा है, USD/INR की वैल्यू दी है 68.2500/2600 और USD/INR की ये वैल्यू दी है, USD/JPY की ये वैल्यू दी है। मैंने क्या बोला था, ये इंपोर्ट वाला केस है। इंपोर्ट वाला केस है मतलब मनी देश से बाहर जा रहा है, तो ये सेलिंग का केस है। सेलिंग में हमेशा हम सेल हाई पे करते हैं, मतलब हम वैल्यू जो लेंगे वो हाई वाली लेंगे, मतलब अपनी जो वैल्यू रहेगी USD/INR का कोटिंग वो क्या रहेगा 68.2600। ओके और एक बात, USD/JPY की वैल्यू तो ये दी है, लेकिन थोड़ा समझिए कैलकुलेशन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। देखिए मुझे क्या चाहिए, JPY/INR, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। वैल्यू दी क्या है, USD/INR दी है, और दूसरी क्या दी है, मुझे एक्चुअली बेसिकली मैं क्रॉस रेट करी, मतलब मैं क्या करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, USD/JPY दी है, और मुझे चाहिए क्या, JPY/INR ना, JPY अगेंस्ट INR, ये दोनों की मुझे बेसिकली रेट चाहिए। ये तो दिया और ये भी दिया, तो मैं यहाँ पे USD कैंसिल कर पा रही हूँ क्या? नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कंट्री डायरेक्ट कोटिंग करती है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पहले लेक्चर नंबर 2 में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटिंग कौन सी कंट्रीज़ करती है। तो अगर ये डायरेक्ट कोटिंग करती है तो मुझे जैपनीज़ येन को, नहीं तो INR के जो कोटिंग है रेट, उसे किसी एक को फ्लिप करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका आंसर नहीं ले सकती। यहाँ पे समझ रहा है, इंडिया अगर डायरेक्ट कोटिंग कर रही है और जापान भी डायरेक्ट कोटिंग कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे मैं USD कैंसिल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे किसी एक को फ्लिप करना है ताकि मेरा USD कैंसिल हो सके और मुझे ये वैल्यू। अभी देखिए मैं किसे फ्लिप करूँगी, मुझे चाहिए क्या, JPY/INR, मतलब मुझे INR डिनोमिनेटर में ही चाहिए ना, तो INR यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में है, तो मैं इसको नहीं टच करूँगी, ये जो भी वैल्यू नहीं एज इट इज़ रखूँगी, मैं इससे रिवर्स करूँगी, इसे मैं उल्टा करूँगी, ठीक है। मतलब ये मैं उल्टा करूँगी तो ये वैल्यू क्या आएगी, JPY/USD, और यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा USD/INR। जब ये केस में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तभी मेरा USD कैंसिल होगा, और ये केस में मुझे क्या मिलेगा, JPY/INR। यहाँ तक समझा?
बस ये अगर आपको समझा ना तो आगे का पार्ट ईजी है, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे JPY अगेंस्ट INR चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने इसको फ्लिप किया USD/JPY को, तो मुझे इसकी वैल्यू भी बेसिकली रिवर्स करनी पड़ेगी, सेम करना पड़ेगा, ये एज इट इज़ लेंगे, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है बेसिकली कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो क्रॉस रेट यूज़ करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो USD कैंसिल होगा। अभी मुझे बताइए USD/INR की हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये सेलिंग का केस है ना, सेलिंग का केस में तो मैंने आपको क्या बोला था 68.2600 लेंगे, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे ली है 68.2600, क्योंकि ये हम सेल हाई में करेंगे, ठीक है। अभी JPY/USD की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे दी क्या है USD/JPY की वैल्यू, वो क्या है 116.50/116.60। थोड़ा इसको हम अलग इसमें समझते हैं। देखिए आपको दिया क्या है USD/JPY की वैल्यू दी है 116.50/6 मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ इसकी वैल्यू 116.50 116.60 है, ये बाय वाली है, ये सेलिंग वाली है, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? क्यों? क्योंकि USD/JPY की मुझे यही वैल्यू दी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, इम्पोर्ट है ना, तो मैं सेलिंग वाली वैल्यू लूँगी, मतलब मैं हाई वाली वैल्यू लूँगी, मतलब मुझे सेलिंग वाली ये वैल्यू चाहिए। अभी देखिए USD/JPY दिया है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए उल्टा ना, JPY/USD चाहिए, तभी तो मेरा USD कटेगा क्रॉस रेट में, तो मुझे JPY/USD चाहिए और यहाँ पे मुझे USD/JPY दिया है, तो मैं इसे उल्टा करूँगी, JPY/USD करूँगी। मुझे ये दिया है और मुझे इसे उल्टा करना है, एग्जैक्टली फ्लिप करना है, मतलब मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है, तभी तो ये उल्टा होगा ना। तो अगर मैं इसको उल्टा कर रही हूँ तो इसकी जो वैल्यू दी है वो भी ऑब्वियसली उल्टी होंगी, वो भी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 ही है ना, तभी तो हम एज इट इज़ वैल्यू लिख रहे हैं। तो जब मैं ये वैल्यू को रिवर्स कर रही हूँ गाइज, तो मैं इसे भी रिवर्स करूंगी, जो इसका बाइंग और सेलिंग का रेट है ना स्टूडेंट्स, उसको भी उल्टा करूंगी, मतलब मेरा ये 116.50 क्या बनेगा 116.50 और ये क्या बनेगा 1/116.60, ठीक है। ये है बाइंग वाला और ये है सेलिंग वाला, यहाँ तक समझा? ओके, तो हमने ये वैल्यू निकाली, इसे फ्लिप किया। लेकिन स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, जब भी फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग कोटिंग करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, बाइंग वाला जो रेट है वो हमेशा छोटा रहेगा सेलिंग में से। जब हम फॉरेक्स में डीलिंग कर रहे हैं तब बाइंग वाला रेट हमेशा छोटा रहेगा सेलिंग से। लेकिन अगर आप ये दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू बड़ी है ना इससे, कैन आई से 1/116.50 इज ग्रेटर देन 1/116.60। क्यों? क्योंकि जब कोई दोनों फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है और उसका डिनोमिनेटर अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी रहती है। ये हमने फ्रैक्शंस के चैप्टर में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब आप फ्रैक्शंस पढ़ रहे हो न्यूमरेटर सेम है तो जिसका और डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसकी वैल्यू बड़ी, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो कैलकुलेटर में कि इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो जब हमने इसकी वैल्यू USD/JPY फ्लिप की, जापानीज येन अपॉन USD, तो फ्लिप करने के बाद, रिवर्स करने के बाद मुझे बाइंग की वैल्यू बड़ी मिल रही है, तो ये राइट नहीं है, तो इसीलिए मैं फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये वैल्यू यहाँ आएगी 1/116.50 और ये वैल्यू यहाँ आएगी 1/116.60। क्यों? क्योंकि मेरी बाइंग का जो मेरा रेट है वो सेलिंग से हाई नहीं हो सकता कभी भी कोई भी करेंसी के कोटिंग में, ठीक है। तो इसीलिए फ्लिप किया। यहाँ तक समझा आपको ये मैंने क्यों किया, ठीक है। तो ये अभी छोटा वाला यहाँ किया, वो ये बड़ा वाला यहाँ किया, तो अभी ये करेक्ट है, अभी ये बाइंग वाला रेट है और ये सेलिंग वाला रेट है, ठीक है। तो मतलब अभी ये वाला ग्रेटर है और ये स्मॉल है, ठीक है। यहाँ तक समझा ये हमने क्यों किया, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन रहता है फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चंस लेते वक्त कौन सा कोट लेना है, कैसे लेना है, और अगर दोनों कंट्रीज जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और हमको क्रॉस रेट यूज़ करना है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट अगर कोटिंग चल रहा है तो कैंसिल कैसे करें, कौन सा रेट उठाए, समझता नहीं है, कन्फ्यूजन होता है। तो आप हमेशा ये दिमाग में रखो, अगर दो कंट्री है, दोनों कंट्री डायरेक्ट कोटिंग कर रही है, दोनों में कॉमन USD है, तो किसी एक को फ्लिप करेंगे जो हमें ऊपर चाहिए, ठीक है, जो भी न्यूमरेटर में चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे बोला ना JPY ऊपर चाहिए, तो हमने USD/JPY को फ्लिप किया तो 1/ उसकी वैल्यूज भी फ्लिप होंगी, बाय और सेलिंग रेट की। लेकिन फ्लिप करोगे तो वैल्यू उल्टी हो जाएंगी ना, जो बाय है वो ग्रेटर बनेगी, क्योंकि पहले केस में तो ये छोटी थी। देखिए पहले केस में ये वैल्यू बाय की छोटी थी, सेलिंग की हाई थी, लेकिन फ्लिप करने के बाद ऑब्वियसली जिसका न्यूमरेटर सेम रहेगा ना 1 रहेगा, डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसका वैल्यू बढ़ा, क्योंकि न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। तो इसीलिए इसको फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और अभी ये केस में हमें जो वैल्यू मिली, ये मुझे क्या मिली, वैल्यू JPY/USD की वैल्यू मिली, ठीक है। एग्जैक्टली ये बाइंग का रेट है,
ठीक है। बाइंग का रेट क्या है 1/116.60 और सेलिंग का रेट क्या है 1/116.50, ठीक है। यहाँ तक समझा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसके आगे आपको कुछ डाउट रहेगा, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं बेसिकली सेलिंग की वैल्यू लूँगी, मैं हाई वैल्यू लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग की वैल्यू क्या है 1/116.50, तो मैं JPY अपॉन USD जापानीज येन अगेंस्ट डॉलर के जो कोटिंग रहेगा वहाँ पे मैं ये वैल्यू उठाऊंगी 1/116.50। तो मैंने ये यहाँ पे एज इट इज उठाई, यहाँ तक समझा। और ये मैंने एज इट इज उठाई थी ना, देखिए USD/INR की मैंने क्या वैल्यू ली थी, हाईएस्ट कोटिंग 68.2660, ठीक है, ये लिया था। और JPY अपन USD की वैल्यू क्या दी थी 116.50, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे वैल्यू तो मिली, देखिए बेसिकली मैं ये वैल्यू क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसा सेटअप बनाया कि मुझे JPY/INR की वैल्यू मिले, ठीक है। तो मैंने USD मैं कैंसिल करूँगी, तो जो वैल्यू मिलेगी JPY/INR वो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा। तो अभी इसका ये वैल्यू रखा, इसको अभी मैं सीधा मल्टीप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जो भी इसका आंसर मिलेगा वो मुझे वैल्यू मिलेगी डायरेक्टली JPY/INR, क्या है 68.2660, 68.2600 डिवाइडेड बाय, क्योंकि इंटू 1/116.50 है ना, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 116.50, ठीक है। तो जो भी आंसर मुझे मिलेगा स्टूडेंट्स, देखिए क्या आंसर मिला, इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू 0.585922, ठीक है। हम अप्रॉक्सीमेटली 4 डिजिट्स तक लेंगे, तो 0.5859 यही तो मिला था आपको आंसर, देखिए 0.5859 मिला है, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें स्टूडेंट्स, JPY/INR, मतलब जापानीज येन की अगेंस्ट हमें रुपी के वैल्यू मिली। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए ये मुझे वैल्यू मिली, इसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू एक जापानीज येन इज इक्वल्स टू दिस मच रुपी, 0.5859 रुपी। यहाँ तक समझा। ये क्या है, मुझे एक जापानीज येन की वैल्यू मिली इतने रुपए में, लेकिन मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में और उसके भी पहले लेक्चर में, 2 लेक्चर में एक बात बताई थी कि ऐसी 3 कंट्रियाँ हैं जो अपना जब करेंसी कोट करती है ना किसी कंट्री के अगेंस्ट स्टूडेंट्स, तो वो 100 की यूनिट्स में करती है। कौन सी वो कंट्रियाँ मैंने बताई थी, केनियन शिलिंग, इंडोनेशियन रुपया और जापानीज येन। दीज 3 कंट्रीज कोट देयर करेंसीज ऑलवेज अगेंस्ट 100 यूनिट्स, वो 100 यूनिट्स के फॉर्म में कोट करती है। तो मतलब मुझे यहाँ पे 1 जापानीज येन नहीं लिखना है, मुझे 100 जापानीज येन इज इक्वल्स टू हाउ मच रुपी लिखना है हमेशा, ठीक है। तो मैं वैसे ही करूँगी। देखिए 1 जापानीज येन की वैल्यू मुझे क्या मिली 5859, ठीक है, 58 रुपीज़ 0.5859। तो 100 की क्या वैल्यू मिलेगी, 100 जापानीज येन इक्वल्स टू इंटू, इसे ही मैं इंटू 100 करूँगी, क्योंकि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो ये क्या वैल्यू मिली 58.59 रुपीज़। ये मुझे क्या मिली 100 जापानीज येन की इतनी वैल्यू है, ठीक है। अभी ये क्या है मुझे मिला ये मुझे स्पॉट रेट मिला ना स्टूडेंट्स, जापानीज येन अगेंस्ट INR का मुझे स्पॉट रेट मिला। लेकिन क्वेश्चन अभी इधर तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्वेश्चन बाकी है। आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, मार्जिन भी तो है ना। देखिए मार्जिन ऑफ 0.15% इज टू बी लोडेड टू द एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो आपको मार्जिन भी ऐड करना है इसमें। देखिए मुझे बताइए अभी आप मार्जिन ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम सेलिंग करते हैं तो हम मार्जिन हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला में समझाया था ना, जब हम सेलिंग करेंगे तब हम फॉर्मूला में, देखिए इंपोर्ट भी रहेगा सेलिंग में, स्पॉट रेट में हमेशा मार्जिन हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे देश से बाहर जा रहा है डॉलर, सेल कर रहे हैं, तो बाद में मार्जिन नहीं मिला तो पहले ही उसमें मार्जिन जोड़ के हम भेजेंगे, ठीक है। तो अभी कितना है 0.15% है ना आपका मार्जिन, तो इसी में आपको 0.15% करना है, ठीक है। तो देखिए मार्जिन कैसे ऐड करेंगे, इसी का हमें 0.15% लेना है। 0.15% मार्जिन, इसकी वैल्यू होगी 0.0879, मैंने पहले से ही कैलकुलेट करके रखी है। तो अभी ये मार्जिन है, मैंने क्या बोला आप मार्जिन ऐड करोगे, ये स्पॉट है अपना स्पॉट रेट अभी निकाला था और उसमें ये मार्जिन हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी 58.6779, ये क्या आया आपका एक्चुअली वैल्यू, ये आपका एक्चुअल रेट है जो आप कस्टमर को दोगे कि इतना उसको पेमेंट करना है, ठीक है। और ये अभी हमें क्या ये क्या पता चला हमें, ये कितने वैल्यू है 100 जापानीज येन की वैल्यू है ना ये। अभी तो हमने बोला था ना 100 जापानीज येन कितना था, उसमें मार्जिन हमने ऐड किया। तो हमें क्या, हमें 100 जापानीज येन पूछा है, नहीं क्वेश्चन में कितना पूछा 100 मिलियन जापानीज येन की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको 100 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू को। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल रेट रहेगा जो आपको कस्टमर को देना है 58.6779, इसको 100 मिलियन से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर है ₹58687500। देखिए आपको क्वेश्चन में यही तो दिया है ₹5868 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट कोट था, ठीक है, आपको क्रॉस रेट यूज़ करना था, लेकिन क्रॉस रेट में भी दोनों कंट्रीज़ के जो करेंसी थे वो डायरेक्ट कोटिंग के थे, इसलिए हमने रिवर्स का फॉर्मूला यूज़ करके इससे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 8,
You are required to book a forward sale contract of for USD $1 million delivery third month, and another forward purchase contract for USD $2 million for delivery for second month. Given that USD/INR spot rate 68.91009200, premium quoted as under calculated rates for merchant transaction if the exchange margin is 0.15% to be loaded for the purchase transaction and 0.20% for sale transaction. रेट टू बी कोटेड एज नियरेस्ट टू 0.25 पैसे. प्रीमियम दिया है फर्स्ट मंथ का इतने पैसे, सेकेंड मंथ का और थर्ड मंथ का. ठीक है, ये पैसे में वैल्यू दी है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये केस में ना आपको एक क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, सब क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको दोनों अलग अलग वे में सॉल्व करने हैं. देखिए पहला क्या है, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको $1 मिलियन का डिलीवरी देना है थर्ड मंथ तक. ठीक है, और दूसरा है परचेस कॉन्ट्रैक्ट. तो हम अलग अलग सॉल्व करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो. देखिए पहले क्या दिया है, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट, और आपको रेट क्या दिया है USD/INR का 68.9100/9200. तो हम यहाँ पे लिखते हैं USD/INR का आपको कोटिंग क्या दिया है 68.9100/9200. ठीक है, ये आपको वैल्यूज़ दी है. अभी मेरा पहला केस है सेल कॉन्ट्रैक्ट. सेल मतलब सेलिंग हाई, मैंने बोला था आपको. फर्स्ट केस पहले देखते हैं. जब हम बाय लो करते हैं तो हम सेल हाई करते हैं, तो सेल हाई करेंगे तो मैं हाई वाली वैल्यू लूँगी. तो मेरा यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, कौन सा वैल्यू कोट करूँगी 68.9200 वाला कोट करूँगी. क्यों, क्योंकि हम सेलिंग का केस करें तो सेल हम हमेशा हाई में ही करते हैं, महंगे में ही बेचते हैं. तो मेरे वैल्यू क्या आएगी स्पॉट 68.9200. अभी देखिए इसका डिलीवरी कब हो रहा है, इसका डिलीवरी हो रहा है थर्ड मंथ में, तीसरे महीने में डिलीवरी हो रहा है. तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे इसमें फॉरवर्ड प्रीमियम भी जोड़ना पड़ेगा. अभी मैंने आपको क्या बोला था, इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था वहाँ पे भी एक ऐसा सेम एग्जांपल था. जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और वो सेलिंग का रहेगा तो जिस महीने में हम सेलिंग कर रहे हैं वो महीने का हम प्रीमियम ऐड करेंगे. मतलब ये थर्ड महीने में डिलीवरी है ना, तो इसीलिए इसमें थर्ड मंथ का जो भी रेट है प्रीमियम ऐड होगा. ठीक है, और अगर हम परचेस कर रहे हैं, अगर हम बाइंग कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम क्या मैंने बोला था हम बाय करें तो बाय हम हमेशा सस्ते में करते हैं ना, बाय लो करते हैं लेकिन सेल हाई करते हैं. और जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू भी बढ़ती जाएंगी. तो इसीलिए हमें जब हम सेल कर रहे हैं तो हम जिस महीने में, वो जो महीना अगर स्टार्टिंग का भी डेट रहेगा थर्ड मंथ है, तो उसी मंथ का हम प्रीमियम लगाएंगे. और ये हाई रेट मतलब सेल हाई वाला है ना, तो यहाँ पे इसलिए वैल्यू क्या लेंगे, थर्ड मंथ की हाई वाली वैल्यू लेंगे 2850. ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये तो है मेरा स्पॉट रेट. स्पॉट रेट में मैं मेरा प्रीमियम ऐड करूँगी. ठीक है, क्या वैल्यू लूँगी मैं, थर्ड मंथ की वैल्यू लूँगी और वो भी हाई वाली लूँगी क्योंकि मैं सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट से डील करूँ तो सभी हाई वैल्यू रहेंगी 2850. तो इसका अगर मैं एडिशन करती हूँ 69.2050. ठीक है, 69.2050. ये क्या कर रही हूँ मैं, थर्ड मंथ का प्रीमियम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये सेलिंग का है. ठीक है, अभी और एक चीज़ क्या बोली है, मार्जिन भी बाकी है ना अभी. तो 0.15% परचेस ट्रांजैक्शन के लिए और सेलिंग ट्रांजैक्शन के लिए क्या मार्जिन है 0.20%. तो यहाँ पे मुझे अपना मार्जिन 0.20% ऐड करना है. 0.20% मार्जिन मुझे अपना ऐड करना है. नहीं, मैं ऐड करूँगी इसकी सब्ट्रैक्ट करूँगी, आप बताओगे. देखिए इसका 0.20% कितना आता है वो देखते हैं पहले. 69.2050 आपको बुक में दिया ही है लेकिन मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता रही हूँ. 2050 इंटू 0.1384. ठीक है, यही आपको यहाँ पे दिया है, अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू है. ठीक है, 0.1378 अप्रॉक्सीमेटली. तो यहाँ पे देखिए मार्जिन मैं क्या करूँगी, मैं ऐड करूँगी. क्यों मैं मार्जिन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा सेलिंग वाला केस है ना, तो सेलिंग के केस में हमेशा हम मार्जिन ऐड करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था. तो ये केस में हम मार्जिन ऐड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली. भी यहाँ पे बुक में आपको ये वैल्यू दी है. ठीक है, 0. शायद हमारे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई. 69.2050 69.2050 में आपको 0.20 नहीं, वैल्यू यही आ रही है. चलो वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने 0.1378 दी है, मे बी कैलकुलेशन एरर है. तो ये अगर वैल्यू में इसमें मार्जिन ऐड करी, क्यों ऐड करी हूँ, क्योंकि ये मेरा सेलिंग का केस है. तो मैं जब मैंने मार्जिन ऐड किया तो मुझे वैल्यू क्या मिली यहाँ पे 69.3428 मिली. और मुझे क्या बोला है उन्होंने, राउंडेड ऑफ करना है
टू 25 पैसे ना, तो मुझे अभी 69.3428, तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू बनेगी 69.3425 इसकी वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू मुझे मिला, आंसर क्या है ये मेरा, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट में मैं ये रेट कोट करूँगी। ठीक है, यहाँ तक समझा? ओके, नेक्स्ट है मेरा दूसरा, एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन है, फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, परचेस कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, देखिए परचेस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे $2 मिलियन देने हैं डिलीवरी ऑफ सेकेंड मंथ। देखिए अभी ये परचेस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये बाय वाला केस है, तो अगर ये बाय वाला केस है तो मैं यहाँ पे कौन सा रेट लूँगी, लो वाला रेट लूँगी ना, सस्ता वाला लूँगी। तो बाय वाले में मैं 68.9100 लूँगी, तभी तो मैं परचेस में मतलब लो में परचेस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैंने स्पॉट रेट लिया लोअर मार्केट का 68.9100। यहाँ तक समझा? क्योंकि उन्होंने आपको स्पॉट ऐसा दिया था ना, 68.9100 लूँगी मैं यहाँ पे। अभी मुझे इसका डिलीवरी सेकेंड मंथ पे लेना है, लेकिन क्या सेकेंड मंथ पूरा हुआ है? नहीं। मैंने क्या बोला था, हम बहुत होशियार है, हम सस्ते में खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। तो जब खरीदने की बारी आती है ना, तो मुझे कंफर्म चाहिए कि मैंने पूरा सेकेंड मंथ यूज़ किया है या नहीं। अगर मैंने पूरा सेकेंड मंथ यूज़ नहीं किया तो मैं उसका पेमेंट क्यों करूँ, उसका रेट क्यों दूँ? तो अगर मुझे सिर्फ सेकेंड मंथ बोला है तो हो सकता है सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग में भी हो सकता है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर सेकेंड मंथ दिया और एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ या 30th ऑफ द सेकेंड मंथ ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं इसके पहले वाले मंथ का रेट दूंगी। ठीक है, व्हेन आई एम बाइंग, व्हेन आई एम परचेसिंग, तो इसीलिए मैं ये बाइंग वाले केस में फर्स्ट मंथ का रेट दूंगी, प्रीमियम फर्स्ट मंथ का ही प्रीमियम जोड़ूंगी, और मैं सस्ते में खरीद रही हूँ, ये परचेस वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए रेट लगेगा 0.0750, ये 0750 पैसे वाला रेट लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो अपना स्पॉट था उसमें 0.0750 मैंने ऐड किया प्रीमियम, तो ये मुझे वैल्यू मिली। अभी और क्या चीज़ एक बाकी है, मार्जिन। ठीक है, मार्जिन तो हमने निकाला ही नहीं, तो आपको परचेस ट्रांजैक्शन में क्या मार्जिन बोला है, 0.15% मार्जिन बोला है। परचेस ट्रांजैक्शन में कितना मार्जिन बोला है, 0.15%। तो जब हम परचेस कर रहे हैं, जब हम बाय कर रहे हैं, तो हम कितना मार्जिन यूज़ करेंगे, हम परचेस करें तो हम कितना मार्जिन यूज़ करेंगे, हम मार्जिन यूज़ करेंगे 15.15%, वो हम माइनस करेंगे ना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब हम सेल बाइंग का केस यूज़ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट वाला केस, तो हम मार्जिन सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम अपना मार्जिन घटाएंगे। तो इसीलिए मैंने 15% मार्जिन इसका निकाला, 68.9850 का 15% से इतना आता है 0.1035, और मैंने ये इससे सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, लेस किया, क्यों, क्योंकि ये बाइंग वाला केस है, तो ये वैल्यू मिली मुझे 68.8815। तो इसको मैंने 0.25 पैसे से राउंड ऑफ किया, तो ये जो आंसर मिला 68.8825, दिस इज़ माई फाइनल आंसर। ठीक है, ये है मेरा फाइनल आंसर 68.8825। ओके, तो ये है मेरा फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट का फाइनल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझा आपको कि कैसे आपको क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं, कैसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में क्लियर रखिए, तभी आपको बाकी के क्वेश्चंस आसान लगेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि मुझे कौन सा रेट यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट है a forward purchase contract of USD $5 lakh booked 2 months back at 68.2500 is due for delivery 2 days later spot date. The customer is informed by drawing of the bill that payment will be delayed by 1 month. Okay, मतलब एक फॉरवर्ड परचेस कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने पहले बुक हुआ था $5 लाख का, जिसका रेट क्या बोला था 69.2500 इज़ ड्यू फॉर डिलीवरी 2 days लेटर। तो वो 2 दिन के बाद उसकी पेमेंट डिलीवरी ड्यू है, जो कि 2 महीने पहले बुक हुआ था। क्या रेट पे उसका पेमेंट होना था, 68.2500, ये उसका स्पॉट रेट था। द कस्टमर इज इन्फॉर्म बाय ड्रॉइंग ऑफ द बिल दैट पेमेंट विल बी डिलेड बाय 1 मंथ, लेकिन बाद में क्या बोला कि पेमेंट उसका 1 महीने से लेट होगा। गिवन दैट इंटरबैंक स्पॉट इज 68 पॉइंट, रेटिंग दिया है इंटरबैंक का, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट प्रीमियम भी दिया है 0.09/10, मतलब 9/10 पैसे उसका 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम दिया है। मार्जिन ऑन टीटी बाइंग एंड टीटी सेलिंग वुड बी 0.15%। ठीक है, आपको मार्जिन भी दिया है टीटी बाइंग सेलिंग का 0.15%। कैलकुलेट द रेट फॉर कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो गिव इंडिकेटिव रेट फॉर द रीबुकिंग ऑफ 1 मंथ फिक्स डेट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम स्पॉट डेट। ऑल्सो कैलकुलेट amount to be debited or credited to the customer's account on spot date upon the cancellation of the contract, rate to be quoted to the nearest 0.25 पैसे। मतलब 2 महीने पहले उसने $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था 69.2500 रेट में, उसका 2 दिन के बाद पैसा आना डिलीवरी था, लेकिन बाद में आपके ड्रॉई बिल बैंक ने क्या बोला कि ये 1 महीने से डिले हुआ। बाद में पता चला कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो आप उसे क्या रेट में चार्ज करोगे, कैंसिलेशन चार्ज। ठीक है, और अगर उसको वो कॉन्ट्रैक्ट रीबुक करना है फिर से 1 महीने के बाद में, फिक्स डेट में या बाद में, तो उसे क्या रेट आप चार्ज करोगे। ठीक है, ये आपका मार्जिन रेट रहेगा, यही बेसिकली क्वेश्चन है।
देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आपको समझना चाहिए कि उसमें पूछा क्या है। जब तक आप समझ के नहीं लेते ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना फटाफट नहीं समझोगे, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 5 लाख USD का कॉन्ट्रैक्ट होना था 2 महीने पहले, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहा है। तो ये बाइंग वाला केस था। लेकिन जब भी आपको अभी ये क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो वो केस में ना स्टूडेंट्स ऑपोजिट रेट्स लगते हैं। देखिए, एग्जिस्टिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड हैव बीन बुक्ड एट TT बाइंग रेट एंड हेंस इट हैज़ टू बी कैंसल्ड एट ऑपोजिट TT सेलिंग रेट एज कंप्यूटेड अंडर। मतलब अगर मेरा केस बाइंग का है, परचेस वाला ट्रांजैक्शन था और वो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिलेशन करते वक्त जो मैं वैल्यू लूँगी तो मैं वहाँ पे सेलिंग का वैल्यू लूँगी, ठीक है, सेलिंग का केस लूँगी। और अगर मेरा सेलिंग का कोई ट्रांजैक्शन है जो कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिलेशन करते वक्त उसका ऑपोजिट मतलब जो बाइंग का रेट है मैं वो लगाऊंगी, ठीक है। यहाँ तक समझो, ये हमेशा याद रखना, ऑपोजिट TT पे ही वो कैंसिल होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा ट्रांजैक्शन क्या था, परचेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइंग वाला था, तो अभी मैं पुराना रेट तो दूंगी नहीं उसको क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो ये केस में मुझे जो मैं रेट्स लूँगी वो मैं सेलिंग के लूँगी, मतलब मैं सेलिंग के रेट लूँगी, मतलब ये बाय लो तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, सेलिंग वाला केस आएगा, सेल हाई, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। तो करंटली क्या वैल्यूज़ दिए, 68.5675/5775, तो हाई वाला वैल्यू क्या रहेगा, 5775, तो हाई वाला वैल्यू क्या है, 67.5775, ठीक है। यहाँ तक समझा। मैं यहाँ पे क्यों ये रेट ले रही हूँ, हाई वाला, ये दोनों करंटली अभी इंटरबैंक रेट क्या है, 67.5775 है ना, 5675, तो मैं हाई वाला क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये करंटली उसका हाई वाला रेट है, ठीक है, 68.5775 उसका हाई रेट है, ठीक है। अभी तो मेरा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का एजेंडा क्या बन गया, अभी मैं यहाँ पे सब सेलिंग वाले रेट लूँगी, मतलब सेल हाई, मतलब मैं सभी हाई रेट लूँगी, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो अभी मार्जिन कितना है, अभी मैंने वैल्यू तो ले लिया 67.5775, मार्जिन क्या है 0.15%, तो मार्जिन मैं सेलिंग के केस में क्या करती हूँ, ऐड करती हूँ, इसलिए मैंने मार्जिन ऐड किया, मार्जिन 0.15% ऐड किया मार्जिन, ठीक है। तो मार्जिन यहाँ पे मैंने स्पॉट में ऐड किया, ठीक है, ऐड किया तो क्या वैल्यू मिला इनका एडिशन 67.6789, ठीक है। ये क्या मिला मुझे मार्जिन ऐड करने के बाद। अभी मुझे बताइए आपको उन्होंने क्या बोला है कि नियरेस्ट 25 पैसे आपको राउंड ऑफ करना है, तो इसके लास्ट 2 डिजिट जो 89 है वो 75 के नज़दीक है कि 00 के नज़दीक है, तो ऑब्वियसली 00 के नज़दीक है ना, 11 का गैप है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया 25 पैसे, मतलब 67.6880, ये मेरा एक्चुअल वैल्यू है। ये वैल्यू मैं कस्टमर को भी कोट करूँगी कैंसिल करते वक्त, तो उसको जब कैंसिल करे तो उसको मुझे $1 के लिए इतना 67.6800 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अभी कितना उसने कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था, $5 लाख का ना, तो इसको इंटू मल्टीप्लाई बाय करेंगे $5 लाख, ठीक है, तो इतना रुपये उसको मुझे देना है कैंसिलेशन अमाउंट, ठीक है। तो $5 लाख इंटू 67.6800, ठीक है, लेस कैंसिलेशन अमाउंट क्या है उतना, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 33840000। लेकिन अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 69.25 में, कॉन्ट्रैक्ट कितने में हुआ था 69.2500 में, ओके। और सेलिंग कितने में हो रहा है, अभी रेट में क्या लगा रही हूँ उसको 67.6800, तो बीच का जो गैप है वो उसका लॉस ही है ना, क्यों, क्योंकि उसने कैंसिल किया तो उसको एक्स्ट्रा पैसा तो भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला उसका अमाउंट था, ठीक है, ये उसका पहला अमाउंट था, और ये अभी मैंने उसको रेट लगाया है, ठीक है, मतलब कैंसिलेशन हुआ है, तो अमाउंट कितना है ड्यू फॉर द कस्टमर, इनका जो डिफरेंस है यही तो उसका अमाउंट ड्यू है 7,85,000 रुपीज़, ठीक है, इट टू बी पेड टू हिज अकाउंट ऑन स्पॉट डेट, तो उसको ये स्पॉट डेट पे भरना है। अभी दूसरा उन्होंने क्या बोला था, अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट रीबुक होता है, ठीक है, ऑन फिक्स डेट ऑन और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बिगिनिंग 1 मंथ फ्रॉम द स्पॉट डेट, अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट रीबुक होता है तो क्या केस रहेगा। देखिए, अगर रीबुक होता है 1 मंथ फिक्स डेट से, तो 1 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम क्या बोला है 9/10 पैसे बोला है, 1 मंथ फॉरवर्ड डेट क्या बोला 9/10 पैसे, तो मुझे वो उसके हिसाब से लगाना है। अभी देखिए, जब मैं रीबुक कर रही हूँ तो फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, परचेस वाला हो रहा है ना, फिर से वो परचेस कर रहा है, वो कैंसिल किया उसने तो हमने सेलिंग वाला कर दिया, लेकिन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परचेस वाला है, तो परचेस में मैं क्या लूँगी, लेस वाला रेट लूँगी ना, परचेस मतलब बाय, तो बाय लो करूँगी, तो ये केस में जब वो रीबुक करेगा परचेस करेगा तो 67.5675 ये लो वाला रेट लूँगी, यही तो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, 67.5675 लो वाला रेट, ठीक है। और अभी यहाँ पे मार्जिन जो है 15% आपको ऊपर बोला है, वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये बाइंग वाला केस बन जाता है ना, वो फिर से रीबुक कर रहा है, तो इसका 15% वैल्यू देखिए क्या आया, इसका 15% वैल्यू 0.1014, ये मैं इसमें सबट्रैक्ट करूँगी। क्यों सबट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि ये बाय वाला केस है, बाय वाले केस में मार्जिन घटाते हैं, घटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 67.4661। अभी इसको मुझे नियरेस्ट
25 पैसे करना है, तो 67 इज़ नियर टू 50 ना कि 75। तो लास्ट टू डिजिट मुझे नियरेस्ट 20.25 पैसे वाले इसमें लाने हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 0.4650। तो 67.4650 में मैं उसे कोट करूँगी अगर उसे रीबुक करना है तो। लेकिन रुकिए, क्या यहाँ तक मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ? वो इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, वो 1 मंथ के फिक्स डेट के बाद पेमेंट कर रहा है ना, 1 मंथ फिक्स डेट के बाद वो पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे 1 मंथ का प्रीमियम लगाना पड़ेगा। क्या है 1 मंथ प्रीमियम? 9/10 पैसे। अभी देखिए, ये हमारा बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तो बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है तो मैंने क्या बोला था, बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट है, ये रेट लगाया, तो रेट बाय लो करेंगे तो प्रीमियम भी लो का रहेगा, 9 पैसे लेंगे ना, ठीक है। यही तो यहाँ पे किया है। जो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्पॉट रेट लिया, फिर उसमें मार्जिन घटाया, फिर जो ये जो मिला इसमें हमें प्रीमियम 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका हमें प्रीमियम ऐड करना पड़ेगा। 1 मंथ का प्रीमियम मैंने अभी बोला आपको 9 पैसे। देखिए 9 पैसे मतलब 09 है, और आगे यहाँ पे 4 डिजिट है ना, तो आगे 00 लगा दिया। इसका एडिशन करोगे तो ये वैल्यू मिली, लेकिन नियरेस्ट टू 0.25 पैसे करना है, तो 67.550 ये वैल्यू उसका पेमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो रीबुक करता है तो उसको ये वैल्यू देनी है $1 के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझा स्टूडेंट्स? तो ये थे आपके न्यूमेरिकल सभी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज के आपके चैप्टर के जो यूनिट 1 है मॉड्यूल ए का BFM का। यहाँ पे आपका मॉड्यूल ए का यूनिट 1 जो है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जल्द ही मैं आपके लिए अगला यूनिट के लेक्चर्स लेके आऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी ABFM की सीरीज चल रही है, तो आप ज़रूर देखिए। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जो स्पीड से हम यहाँ पे लेक्चर्स कवर कर रहे हैं वही स्पीड से आप भी कवर कीजिए। क्यों? क्योंकि एंड में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट है CIB में। अगर आप अभी से मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो रेगुलर, तो बाद में आपका सब पेंडिंग बढ़ेगा एग्जाम में स्टडी करने के लिए, और जब एंड में आएगा तो आपके सामने बहुत सारे सिलेबस रहेगा, बहुत सारा, जो कि आपको कंप्लीट करना है बहुत से कम टाइम में, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो आई वुड सजेस्ट जैसे जैसे सिलेबस आप जितना जितना पहले कवर करते जा रहे हो वो आपको फ़ायदा है, बाद में आपको रिवीजन का भी टाइम मिलेगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए।